नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी टेट जूनियर और सुपर टेट का जो सामान्य अध्ययन आता है संविधान से, राजनीति शास्त्र से, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर लेते हैं, जो कि पहले से आपको याद होगा, बस आपको रिवीजन कर लेना है, तो आप 100% देखेंगे कि संविधान से आने वाले जितने भी क्वेश्चन, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट में आए हों, चाहे आपके यूपी टेट के ईवीएस में जो 6-7 क्वेश्चन आते हैं, या सुपर टेट में आए हों, यूपी टेट जूनियर में आए हों, कहीं पर भी आएंगे तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल पद का सृजन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ है और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि बंगाल के गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ, यानी सबसे पहले बंगाल में जो गवर्नर जनरल का पद आया वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आया, और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट खुला वह भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत खुला। दोस्तों एक चीज को 2-3 बार कहने का मतलब यह है कि चीजें आपको याद हो जाए, इसलिए एक चीज को 2-3 बार कहना जरूरी है। और यहाँ पे समझा कर हम लोग इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बाद में कहा गया कि भाई आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। ऐसा किस कानून में किया गया? तो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा किया गया कि जो बंगाल, मात्र बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल का पद था उस गवर्नर के जनरल के पद को खत्म करके उसका एक नया नाम दे दिया गया जिसको वायसराय कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। कब, किस एक्ट से, किस कानून से? तो दोस्तों 1858 का चार्टर एक्ट आया और उसमें गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसे बस नाम दे दिया गया कि तुम भारत के वायसराय हो। कब? 1858 के चार्टर एक्ट में। दोस्तों अगला देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट यह कह रहा है कि जो वायसराय है उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार या अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस कानून से मिली? तो दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। यानी अध्यादेश शब्द आएगा तो आपके दिमाग में 1861 आ जाना चाहिए। अगला है पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन, या आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था जो की गई वह 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई। और दोस्तों 1909 के भारत परिषद अधिनियम को ही हम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो आप बताएंगे 1909 में। इसमें मेन रूप से जो काम हुआ था वह मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी।
दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे या पॉइंट नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी और इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका लाई गई। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 7 से हमारा शुरू हो जाएगा संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों देखिए, संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो संविधान बनाने के लिए हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल से न जाते हुए हम लोग देखेंगे कि जो संविधान सभा के लिए सीटों का आवंटन था, कि संविधान सभा में जो सदस्य बने थे 389 सदस्य, तो उन्हीं की बात हो रही है कि उनकी सीटों का आवंटन जो होगा जनसंख्या के आधार पर होगा और यह जनसंख्या कितनी होगी, 10 लाख जनसंख्या होगी एक सदस्य पे, यानी संविधान सभा का जो एक सदस्य बनेगा वह 10 लाख जनसंख्या क्षेत्र का होगा। और ऐसे ही संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे जिसमें 15 महिलाएं थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में शुरू में कितनी महिलाएं थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि संविधान सभा में शुरू में 15 महिलाएं थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन या अगला आप जो है पॉइंट देखते हैं 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 एक ऐसा दिन था जिस दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया। अर्थात राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 के द्वारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10 में लिखा है 24 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरा लागू कर दिया गया था, पूर्णतः लागू कर दिया गया था। उसी से 2 दिन पहले की बात है, 24 जनवरी 1950 को इसी दिन राष्ट्रगान यानी जनगण मन और राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। आपको पता है कि राष्ट्रगान 52 सेकंड में और राष्ट्रीय गीत जो है 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड में इसका गायन किया जाता है। राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जबकि राष्ट्रगान के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, तो पॉइंट नंबर 11 आ जाता है। इसमें हमने बताया है कि संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, अर्थात संविधान बनाते समय कुछ चीजें हम लोग कुछ देश से लिए अपने यहाँ, तो वही बताया गया है कि संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। दोस्तों संसद के 3 सदस्य होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। यह जो सिस्टम है हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति वाला, उसी को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और इसे कहां से लिया गया है, तो इसे ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा आप देखेंगे दोस्तों मूल अधिकार या न्यायिक पुनरावलोकन या राष्ट्रपति पर महाभियोग, इन तीनों चीजों को कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। दोस्तों मूल अधिकार जो थे वह हमारे मूल संविधान में 7 थे, लेकिन एक मूल अधिकार जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया मूल अधिकार से और उसे ले जाया गया अनुच्छेद 300 का में और उसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जब 7 मूल अधिकार में से एक मूल अधिकार हटा देंगे तो बचेगा 6 मूल अधिकार, अर्थात वर्तमान समय में संविधान में 6 मूल अधिकार है। तो यह मूल अधिकार वाला सिस्टम जो लिया गया था वो अमेरिका से लिया गया था। और न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे आपको मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने
अपील किया है, वहां पे आप केस हार गए, आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जा सकते हैं कि हमारा न्याय जो है, हमें लग रहा है सही से हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट अपने डिसीजन को भी बदल सकता है। या मतलब आप मान के चलिए न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। और यह भी प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तीनों अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं संघात्मक शासन प्रणाली और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली जो होती है, संघ का मतलब है केंद्र की शक्ति अलग और राज्य की शक्ति अलग, तो संघात्मक शासन प्रणाली तो अमेरिका में भी चलती है, लेकिन वहां पे केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं। इसीलिए भारत ने वहां से नहीं लिया है, बल्कि कहां से लिया है? कनाडा से लिया है संघात्मक शासन प्रणाली, क्योंकि कनाडा में केंद्र सरकार की शक्ति राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा होती है। और वही सेम चीज भारत में भी होता है कि केंद्र सरकार की शक्ति ज्यादा और राज्य सरकार की शक्ति कम होती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा वह आयरलैंड से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा वह आपका अमेरिका से लिया गया है। और नीति निदेशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है, उसको भी हम कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इस शब्द को हम फ्रांस से लिए हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। जबकि आपातकालीन की जो आपातकालीन की पद्धति है वह हम जर्मनी से लिए हैं। और मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 का में है, और मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में था ही नहीं, तो मूल कर्तव्य को हम रूस से लिए हैं, यानी मौलिक कर्तव्य को हम रूस से लिए हैं। कभी यूएसएसआर आ जाता है तो भी आप ध्यान दीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 पे हम पहुंचेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट लिखी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अंगीकार या आंशिक रूप से लागू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को आंशिक रूप से पारित किया गया, या आप कह सकते हैं अंगीकार किया गया या अंगीकृत किया गया। जबकि 26 नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, 2 महीने बाद 26 जनवरी और आ जाएगा 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 1949 से बहुत पहले को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव, या यही जो बाद में जाके उद्देशिका बनी, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित नेहरू ने किया था। इसके बाद अगला देखेंगे तो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसी में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दोस्तों बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो आप बताएंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आप पॉइंट नंबर 15 पे चलते हैं तो संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई वह 9 दिसंबर
1946 को हुई। देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। और इसी में दूसरी बैठक में ही संवैधानिक सलाहकार घोषित किया गया BN राव जी को। और कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में। और पॉइंट नंबर 17 पे आ जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसको क्या कर दिया गया, लागू किया गया। और पॉइंट नंबर 18 पे आ जाएंगे तो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे एक चीज पूछ लेगा कि मूल संविधान में यानी 26 नवंबर 1949 को कितनी अनुसूचियां थी, उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अगर आप चले आते हैं पॉइंट नंबर 19 पे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, 7 में एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी प्रारूप समिति को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलिपि समिति भी कहते हैं। दोस्तों अब आ जाएंगे पॉइंट नंबर 20 में। तो भाग 1 जो 22 भाग हैं, इसमें भाग 1 में भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात हुई है और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा हुई है। फिर आप आ जाएंगे भाग 2 में। तो भाग 2 में नागरिकता की बात हुई है और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात हुई है। दोस्तों भाग 1 से लेकर भाग 4 का तक आपको पूरा अनुच्छेद सहित याद होना चाहिए। अनुच्छेद एक भले न याद हो, लेकिन ये याद हो कि 1 से 4 तक में भाग 1 यानी भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात हुआ है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की बात हुई है। और भाग 3 में चले आएंगे तो उसमें मूल अधिकार की बात हुई है और मूल अधिकार को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। और इसी मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और हमने आपको बता ही दिया कि मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन मूल संविधान में यानी 26 नवंबर 1949 को मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन एक मूल अधिकार जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 19F में था, इसको यहां से निकालकर अनुच्छेद 300 का में रखकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों बचे कुल कितने मूल अधिकार, तो बचे कुल 6 मूल अधिकार, जिसमें पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा दोस्तों है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है। तीसरा दोस्तों है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा 23 से 24 में की गई है। और चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 25 से 28 में की गई है। और पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। तो दोस्तों आपको ये 6 मौलिक अधिकार जरूर याद रहने चाहिए कि 14 से 18 में समता की बात की गई है, 19 से 22 में स्वतंत्रता की बात की गई है, 23-24 में शोषण की बात की गई है, 25 से 28 में धर्म की बात की गई है, 29 से 30 में शिक्षा की बात, संस्कृति की बात की गई है और 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। और अनुच्छेद 32 के तहत हम 5 प्रकार की रिट को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और यहाँ पे यही सब अधिकार हैं जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 20 पॉइंट तक बता दिया गया है। इसके बाद अगले पार्ट में और 1 से 2 पार्ट और रहेगा और पूरा संविधान आपका यूपी ट्रिपल एससी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए और यूपी टेट ईबीएस के लिए आपका पूरी तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन फंसेगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब